हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है शोध प्रबंध लेखन का प्रारूप और उसकी शैली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ थीसिस राइटिंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारा शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब शोध हम करते हैं या रिसर्च कार्य करते हैं तो यह उसकी अंतिम अवस्था है या यह एक अंतिम स्टेप हमारा होता है रिसर्च का। हम सब कुछ रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, थीसिस राइट करते हैं या शोध प्रबंध को लिखते हैं। पहले तो हमने क्या है, समस्या को चुनाव करते हैं, फिर उससे जुड़े डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर जो भी हमारा निष्कर्ष निकलता है उसके बाद जो है हम थीसिस राइटिंग का काम जो है करते हैं। तो इसी के प्रोसेस को हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में जो है शोध प्रबंध लेखन का कार्य किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सुव्यवस्थित तरीके से हो तो बहुत ही आसानी होती है उसको समझने में, उसको पढ़ने में और किसी टॉपिक पे जाने में। तो उसी प्रकार से शोध प्रबंध लेखन भी एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है और एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में लिखा जाता है। तो उसी ऑर्डर को या उसी स्टेप को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर शोध प्रबंध लेखन कार्य करना है या थीसिस राइट करना है तो किस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो वीडियो के साथ आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक बने रहें ताकि आपको इस टॉपिक से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएं वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो पहला स्टेप होता है भूमिका, यानी कि इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन बोला जाता है। तो पहले अगर आप थीसिस राइटिंग कर रहे हैं या शोध प्रबंध लेखन कार्य कर रहे हैं तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे अपने शोध के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख रखा है कि शोध प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो संपूर्ण अध्ययन संबंधी विवरण प्रस्तुत करता है। यानी जो भूमिका या इंट्रोडक्शन हमारा होता है वो संपूर्ण जो हमारा रिसर्च कार्य होता है उसका एक छोटा सा विवरण प्रस्तुत करता है, एक पेज में या ओवरव्यू टाइप में होता है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप लिखने का, वो होता है मुख्य पृष्ठ। तो मुख्य पृष्ठ में हम क्या करते हैं कि शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ जो है संपूर्ण स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी कि आपके रिसर्च की या आपके शोध कार्य की किस प्रकार से स्वरूप है या उसकी रूपरेखा क्या है उसके बारे में आप पूरी तरह से ओवरव्यू मुख्य पृष्ठ में जो है प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आपने सभी देखा होगा कि एक बुक होता है तो एक सिस्टमेटिक वे में वो लिखा रहता है। पहले तो बुक का नाम रहता है, फिर उसके बाद पब्लिशर, फिर उसके बाद प्रस्तावना होता है, फिर विषय सूची होती है। तो उसी प्रकार से इसका भी एक सिस्टमेटिक व्यू होता है। सिस्टमेटिक ढंग से जो है इस शोध ग्रंथ को लिखा जाता है या थीसिस को जो है राइट किया जाता है। तो इसको मैंने बताया कि पहले भूमिका के बारे में आपको मेंशन करना है, जिसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करना अपने रिसर्च के बारे में। फिर दूसरा जो स्टेप होता है लिखने में वो मुख्य पृष्ठ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ जो होता है वो संपूर्ण जो है रिसर्च के स्वरूप की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। तो ये आपका रिसर्च किस प्रकार का है उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बयां करता है मुख्य पृष्ठ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन और मुख्य पृष्ठ के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। आइए आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा स्टेप है शोध प्रबंध लेखन में वो है आपका प्रस्तावना का। आपने जो है पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद मुख्य पृष्ठ पे आपने अपने जो है रिसर्च का जो है स्वरूप और रूपरेखा के बारे में पूरी तरह से मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रस्तावना का आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जो है विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, परिवारजनों तथा विश्वविद्यालय से संबंध कर्मचारी वर्गों के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। यानी जहाँ से भी हमें रिसर्च में जो भी सहयोग मिला है, चाहे अपने यूनिवर्सिटी से, चाहे जिस कॉलेज से हमने पीएचडी कर रखा है वहाँ से सहयोग मिला है, किसी संस्थान से या किसी व्यक्ति से, तो उनके बारे में हम प्रस्तावना में क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उनके सहयोग से जो है हमने अपना रिसर्च कार्य जो है कंप्लीट किया। यानी कि कुछ न कुछ उन्होंने मदद की है। तो उसमें पूरा प्रस्तावना में आपका मेंशन रहता है। आपने बुक में भी देखा होगा, बुक में भी उसी प्रकार से जो है पूरी तरह से मेंशन रहता
है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारा है तालिका सूची, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट ऑफ टेबल। तो इसमें क्या होता है कि तालिका सूची में विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत आने वाले तालिकाओं को उनके उपयुक्त क्रमांक के साथ अंकित किया जाता है। तो आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि पुस्तक में आपका जो विषय सूची एक होता है या एक टेबल होता है जिसमें आपके प्रत्येक चैप्टर का नाम होता है और उसके सामने कुछ नंबर्स दिए होते हैं, और जैसे मान लीजिए कि 6 से लेके 7वें पेज पे जो है उस टॉपिक के बारे में अच्छे से मेंशन किया गया। तो यानी कि एक क्रम तालिका जो है होता है, और इसमें जो है आपने जो भी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप लिखा है, अगर आपको कोई टॉपिक डायरेक्ट जाके वहां पे पढ़ना है तो आप इन पेज नंबर के सहारे से जाके डायरेक्ट उस पेज पे उसको पढ़ सकते हैं। तो तालिका सूची के बारे में भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि सब जितने भी अध्याय होते हैं, जो भी चैप्टर होते हैं, उनके बारे में जो है क्रम अनुसार मेंशन किया रहता है। अगर आपको किसी बीच में जो भी चैप्टर है या अध्याय है वहां पर जाना है तो आप उस क्रम सूची या उस नंबर के अनुसार आराम से जो है उस पेज पे जा सकते हैं और उस अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो तालिका सूची भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं इसमें। अगला जो हमारा स्टेप है शोध प्रबंध लेखन में, वो है आपका अनुमोदन पत्र, जिसको इंग्लिश में अप्रूवल लेटर कहते हैं। यानी कि जब हमने रिसर्च कार्य करते हैं तो उन रिसर्च कार्य को एनालिसिस करने के बाद उनका अप्रूवल दिया जाता है, तो उसके बारे में जो है जब हम लिखते हैं थीसिस को तो उसको मेंशन करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसके द्वारा पर्यवेक्षकों, परामर्श समितियों द्वारा शोधार्थी के कार्यों एवं उपाधि के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी कि एक अप्रूवल लेटर दिया जाता है कि आपका जो रिसर्च कार्य है वो अप्रूव हो गया, उसके बारे में जो है आपको मेंशन करना है थीसिस राइटिंग में। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो है क्रम सूची, जिसको इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें जो है कि शोध प्रबंध लेखन के पश्चात पाठ्य सूची का निर्माण, जिसे सावधानी पूर्वक वर्णमाला क्रम के अनुसार तैयार करना चाहिए। यानी कि आप एक क्रम सूची लिखते हैं, उस क्रम सूची के अनुसार जो है आपने विषय जो भी आपने लिखा है टॉपिक वाइज उसको मेंशन करते हैं कि आपको जो है जो भी विशेष टॉपिक है अगर आपको वहां पे डायरेक्ट पढ़ना है, जैसे आपने मान लीजिए कि 20 से लेकर 30वें पेज पे आपने किसी टॉपिक के बारे में मेंशन कर रखा है और किसी को पढ़ना है, तो उस क्रम सूची के अनुसार वो डायरेक्ट जो है 20 से 30वें पेज के बीच में पहुंच जाएगा और उस टॉपिक को अच्छे तरीके से वो पढ़ लेगा। तो वहां पे क्रम सूची आपको मेंशन करना होता है, बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से जो है थीसिस राइटिंग की जाती है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आसानी के साथ जो है कोई भी अगर आपके थीसिस को पढ़ता है, रिसर्च को पढ़ता है, तो अच्छे तरीके से वो पढ़ ले, समझ में आ जाए। आपको पता है कि लिखना तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में अगर कोई चीज़ों को नहीं लिखें तो उनको पढ़ने में थोड़ी समस्या होगी, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो रिसर्च के बारे में हम आपके रिसर्च कार्यों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्टेप होगा वो है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची और सूचकांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेफरेंस ऑफ द बाइब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। तो इस स्टेप के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिसर्च से जुड़े डाटा होते हैं, हमने किस प्रकार से उन डाटा को कलेक्ट किया, किन किन सोर्सेज से कलेक्ट किया, उनके बारे में जो है इस स्टेप में हम अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि शोधकर्ता के शोध कार्य में प्रयोग की जाने वाली सभी पुस्तकों, सामयिक पत्र, पत्रिकाओं, शोध पत्र एवं प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत के संकलित समस्त सामग्रियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत होता है स्टेप के अंदर। यानी कि जहां से भी आपने रिसर्च टॉपिक के अनुसार जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हों या उसके बाद जो है आपके प्राथमिक सोर्स हो आंकड़े के या द्वितीयक सोर्स हो, उसके बारे में भी आप इसमें मेंशन करते हैं। आगे इसमें देख सकते हैं कि कोई भी शोधकर्ता अपने अनुसंधान में 2 प्रकार के साक्ष्य सामग्री, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करता है। और फिर प्राथमिक स्रोत में जो है मूल पुस्तक, शोध पत्र, पांडुलिपियां, मुख्य लेख, इंटरनेट और मैनुअल्स इत्यादि शामिल होते हैं, जिसको आप खुद से, जिन डाटा को आप खुद से प्राप्त करते हो बिना किसी सोर्स से, सोर्स की बात नहीं, मतलब खुद से जो प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक सोर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे में आप मान लीजिए कि आपका टॉपिक किसी भी विषय से कैसा भी है, अगर आपने खुद जाकर उस टॉपिक से संबंधित डाटा को लोगों से डायरेक्ट प्राप्त किया तो वो भी एक आपका प्राथमिक आंकड़ा का सोर्स होता है। तो इसी प्रकार से मैंने कई सारे सोर्सों के बारे में आपको बताया। और आगे आप देख सकते हैं कि द्वितीयक स्रोत में जो है ईयर बुक और
एब्स्ट्रैक्ट्स और उसके साथ जो है इंसाइक्लोपीडिया, अनुवादित पुस्तकें, संपादित ग्रंथ आदि शामिल होते हैं। यानी कि जो पहले से जो भी मैगजीन छप चुकी हैं, जो आपके और भी विकिपीडिया जैसे इंसाइक्लोपीडिया जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी जानकारी आपने प्राप्त किया है। तो इस तरह के जो सोर्स होते हैं या बुक्स होते हैं, ये आपके द्वितीयक आंकड़ों के सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप में आपको बेसिकली जो है मेंशन करना है कि आपने अपने रिसर्च टॉपिक से जुड़े जो भी डाटा या आंकड़ों को कलेक्ट किया है वो कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से कलेक्ट किया है, प्राथमिक सोर्स से या द्वितीयक सोर्स से। तो इस स्टेप में आप सारा कुछ उसका मेंशन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो है आपका शोध अभिकल्प, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। इस स्टेप में हम जो है अपने शोध के जो है पूरे रूप को या शोध के पूरे डिजाइन को जो है प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से हमने शोध का पूरा प्रोफार्मा बनाया और जो है इसकी रूपरेखा जो है किस प्रकार से उसको जो है इस स्टेप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है कि इसमें शोध को संगठित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की रूपरेखा को जो है प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि किस प्रकार से आपने रिसर्च को जो है अपने रिसर्च कार्य को डिजाइन किया और किस प्रकार से आपने उसको पूरे कार्य को या जो रिसर्च कार्य आप कर रहे हैं उसको किस प्रकार से आपने संपन्न किया है, उसके बारे में जो है इस स्टेप में आप जो है पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं, उसके विवरण को पूरा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे है शोध अभिकल्प, फिर उसके बाद जो है शोध अभिकल्प में जो है प्रदत्त फलांकन विधि, उपकरण का चयन, यानी कि कैसे कैसे उपकरण का आपने रिसर्च कार्यों में चयन किया, डाटा को जो है डिफाइन करने जो है उसको पूरा से डिफाइन करने के लिए जो किन किन जो है विधियों का प्रयोग किया, फिर न्यायादर्श का चयन किस प्रकार से आपने किया, नमूने का चयन जिसको बोलते हैं न्यायादर्श का, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्रायोगिक अभिकल्प है, फिर उसके बाद जो है सांख्यिकीय, किन किन सांख्यिकीय विधि जो है आपने इस्तेमाल किया अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है इस स्टेप में मेंशन किया जाता है। जब आप शोध प्रबंध लेखन करते हैं तो उस स्टेप में जो है आपके शोध अभिकल्प का जो स्टेप होता है, जो रिसर्च डिजाइन का स्टेप होता है, उसमें आप अपने पहले तो शोध का डिजाइन को या पूरे प्रोफार्मा को मेंशन करते हैं, किस प्रकार ने आपने उसका पूरा खाका तैयार किया रिसर्च कार्य करने का, फिर आपने संपन्न उसको किस प्रकार से किया, यानी अपने रिसर्च को जो है किस प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट किया उसके बारे में मेंशन करते हैं, उपकरण का चयन किस प्रकार से किया, जो आपने नमूने का चयन किया उसके बारे में मेंशन करते हैं, अपने सांख्यिकीय विधियों के बारे में। तो तमाम जो भी ये जानकारियां हैं वो आप क्या करते हैं इस स्टेप में मेंशन करते हैं रिसर्च डिजाइन वाले स्टेप में। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है शोध प्रबंध लेखन में वो है आपका शोध उपलब्धि का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च अचीवमेंट। यानी कि आपने अपने शोध कार्य से क्या क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया, उसके बारे में शोध उपलब्धि में जो है आप मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी यह शोध का अंतिम भाग होता है जिसमें संपूर्ण शोध का सार समाहित होता है एवं उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक होती है इसका वर्णन जो है इसमें पूरी तरह से किया जाता है शोध उपलब्धि में। तो ये पूरी तरह से स्टेप इसमें क्या होता है कि ये शोध का पहले तो अंतिम भाग होता है, इसके बाद जो है एक और स्टेप होता है, लेकिन वो इसलिए होता है उसके बारे में मैं आगे अभी बता रहा हूँ। तो ये पूरी तरह से अंतिम भाग है जिसमें हम संपूर्ण शोध जितने भी हमने रिसर्च कार्य किया उसके जो है सार को समाहित करते हैं, मतलब पूरे संदर्भित सार जो या पूरा कंप्लीट जो है वो इसमें समाहित होता है शोध उपलब्धि में। एवं उद्देश्य की, यानी किस उद्देश्य तक जो है हम अपने प्राप्त किया हमने रिसर्च के द्वारा अपने उद्देश्य को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समस्या समाधान के लिए हम रिसर्च करते हैं, तो कितने हद तक जो है हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए अपने रिसर्च के द्वारा उसके बारे में मेंशन करते हैं और उसका पूरी तरह से वर्णन या पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन जो है इस उपलब्धि वाले स्टेप में हम पूरा लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है परिशिष्ट का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये एक ऐसा स्टेप है शोध प्रबंध लेखन में जहां पर अगर किसी कारणवश जो है शोध प्रबंध लेखन हम कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य छूट गया, कोई भाग ऐसा छूट गया किसी कारणवश, तो हम एक परिशिष्ट का जो स्टेप होता है, एक भाग होता है शोध प्रबंध लेखन में, उसमें मेंशन करते हैं। यानी जो कुछ छूटा है उसी भाग को हम इस स्टेप में मेंशन करते हैं। जैसे देख सकते हैं पुस्तक लेख का अंतिम भाग जिसमें उपयोगी तथ्य विद्यमान रहते हैं। इसमें जो है स्मृति पत्र, साक्षात्कार पत्र, मानचित्र प्रपत्र आदि आते हैं। यानी कुछ ऐसा भाग जो किसी कारणवश छूट जाता है शोध प्रबंध लेखन के कार्य के दौरान, तो इस भाग में जो है हम उसको मेंशन करते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिसर्च जो शोध प्रबंध लेखन का मैंने फॉर्मेट बताया कि किस प्रकार से लिखा जाता है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। फॉर्मेट का एक बार मैं फिर से ओवरव्यू देता हूं, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद मुख्य पृष्ठ होता है जिसमें सारा कुछ में हम ओवरव्यू देते हैं अपने रिसर्च के बारे में। फिर उसके बाद जो आपका आता है प्रकथन आता है, फिर तालिका सूची आता है, फिर अनुमोदन पत्र होता है, फिर जो है आपका टेबल होता है, इंडेक्स होता है, अनुक्रमणिका उसको हिंदी में बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है संदर्भ सूची एवं सूचकांक जो है वो होता है। फिर उसके बाद शोध अभिकल्प, फिर शोध उपलब्धि, फिर लास्ट में जो है परिशिष्ट वाला भाग होता है। तो इस प्रकार से कुछ मैंने हिंदी शब्द जो है दूसरे बोले, लेकिन इसमें मैंने कुछ लिखे। तो वो जो है आपका डिफिकल्ट वर्ड है जिसको मैंने सर्च करके जो है उसको जो इजी हिंदी भाषा है उसको मैंने इसमें लिखा है। तो वहाँ पे अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है फॉर्मेट होता है शोध लेखन का, जो है शोध प्रबंध लेखन का या थीसिस राइटिंग का। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आखिर ये फॉर्मेट किस प्रकार का होता है या थीसिस किस प्रकार से लिखते हैं। फिर ये सब लिखने के बाद जो है आपका थीसिस क्या होता है, किसी एग्जामिनर के पास जाता है, वो उसके बारे में पढ़ता है, रिसर्च के बारे में। फिर उसके बाद कोई आपके यूनिवर्सिटी को डेट दी जाती है, फिर वहाँ पे क्या होता है आपका वाइवा होता है, यानी कि आपसे जो है प्रैक्टिकली पूछा जाएगा रिसर्च किस प्रकार से किया, एग्जामिनर आपका आएगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है। और इस जो है इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अगर किसी कारणवश अगर कोई आपको पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक को दे सकते हैं कि टॉपिक ये कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। दोनों में से आप कुछ भी बता सकते हैं। आया तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं आया तो आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं कि क्या समस्या आपको हुई। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जो है शोध अभिवृत्ति में आपको शोध प्रबंध लेखन के आवश्यक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शोध प्रबंध लेखन के दौरान, इसके ऊपर जो है वीडियो दूंगा। वो भी टॉपिक मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ 2-3 वीडियो मैं और दूंगा, फिर आपका रिसर्च वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और रिसर्च वाले टॉपिक से मैंने आपको मैक्सिमम जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो भी मैंने करा रखा है। अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमें जो है हमारे काम को पसंद करते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। इसी के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ मिल सके। क्योंकि आपको अगर लाभ मिलता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि आपका तो इसमें कोई खर्च जा नहीं रहा है, तो आपको अगर फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको जो है प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो कई दिनों से मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन रेगुलरली अब कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करूं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।